Hello everyone. Today we will study geography, which is chapter 9. This is life in the temperate grassland. तो let's start. बच्चों, यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा कि जस्ट एज ए फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। जैसे कि हमारे दिमाग में फॉरेस्ट अगर हम बोलें तो हमारे दिमाग में आता है कि एक ऐसा प्लेस जो कि जहाँ वेजिटेशन के नाम पर बहुत सारे पेड़ हैं, वो एक ऐसा एरिया जो पेड़ों से घिरा हुआ है, वो फॉरेस्ट कहलाता है। जस्ट लाइक ग्रासलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ए रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म्स, है ना, जहाँ पे ग्रासेस फॉर्म्स होते हैं तो और वहाँ ट्रीज़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो ना के बराबर होंगे। बच्चों, अगर हम ये जानें कि हमारे अर्थ पर ग्रासलैंड का परसेंटेज क्या है तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे अर्थ पर ग्रासलैंड का परसेंटेज लगभग 25% है। ये जहाँ पर क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेदर कंडीशन एंड रेनफॉल जो मेन फैक्टर्स हैं इस ग्रासलैंड के फॉर्म होने के, तो इस ग्रासलैंड को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है टेम्परेट रीजन का ग्रासलैंड और दूसरा जो है वो है ट्रॉपिकल रीजन का ग्रासलैंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसे आपको याद होगा कि हम लोग प्रीवियस क्लास 5 में इसको पढ़ा था, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द पेरीज़ के बारे में, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड है जो कि यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में है। इसमें जेंटल स्लोप और हिली लैंड भी मौजूद हैं और इसका मोस्ट पार्ट जो है वो ट्रीलेस है। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो ना, दूर दूर तक आपको सिर्फ घास ही घास दिखाई दे रहा है। तो ग्रास जो है वो अच्छे खासे टॉल होते हैं इसमें और इनकी ऊंचाई जो है लगभग 2 फीट तक इनकी लंबाई होती है। और इस पेरीज़ को हम सी ऑफ ग्रासलैंड भी कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, एकदम समुद्र का पानी जैसे हम देखते हैं, दूर दूर तक सिर्फ समुद्र का पानी ही पानी होता है, ओशन का पानी होता है, वैसे ही ये दूर दूर तक, एकदम सुदूरवर्ती तक ये ग्रासलैंड ही हमें दिखाई दे रहा है। इसके कुछ पार्ट्स कनाडा में भी आते हैं और मिसिसिपी यहाँ से गुजरने वाली रिवर है। पेरीज जो है ना, ये काफ़ी सारे ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं, लाइक अपाची, क्रोम वगैरह, है ना। इसमें जो ट्राइब्स हैं वे रहने वाले हैं यहाँ के। और जो यहाँ पर आप पौनी वगैरह, और यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जो आप फिगर में देख पा रहे हो, है ना। यूएसए में, कनाडा में भी ये पेरीज़ हैं। इनके वेस्टर्न साइड में रॉकी माउंटेन है और ईस्टर्न साइड में ग्रेट लेक्स वगैरह हैं। अगर तो ये आप फिगर से देख कर समझना। अब हम लोग अगर इसमें ये देखें तो अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट जो है, इसके क्लाइमेट जो है ये जो एरिया है ना, ये हार्ट ऑफ कंटिनेंट कहते हैं इसको। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस तक इसकी ठंडक चली जाती है और रेनफॉल मॉडरेट या कम के बराबर होता है, इसलिए ये ग्रासलैंड है। यहाँ पर चीनू नाम का एक हॉट विंड जो है वो ब्लो करता है, जो कि आपके डू यू नो में आता है ना। इसका नाम है चिनूक। और चिनूक जो है ये एक हॉट विंड है जो कि विंटर में ब्लो करता है, और ये विंटर में ब्लो करती है तो इसी वजह से यहाँ की टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और अब हम लोग चलते हैं इसके फ्लोरा और फाउना की तरफ। तो इसके पहले चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि फ्लोरा और फाउना क्या है। तो फ्लोरा जो है वो फ्लोरा की बात अगर हम करें तो फ्लोरा का मतलब होता है कि प्लांट्स से रिलेटेड, और फाउना का मतलब होता है एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरा को अगर देखें तो यहाँ पर मेनली विलोज, एल्डर वगैरह ट्रीज़ आते हैं और रेनफॉल 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है। मेजर क्रॉप्स अगर हम देखें तो मेज़, पोटैटो,
मेज़, पोटैटो, सोयाबीन्स और अल्फ़ा ये होता है। अल्फ़ा जो है वो बहुत हेल्दी है ना। ये एरिया जो है वो कैटल रेयरिंग के लिए भी काफ़ी सूटेबल होता है। इस एरिया को रैंचेस भी कहा जाता है क्योंकि घास वाला इलाका है, तो ये एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग के लिए बहुत सूटेबल है, इसलिए इस एरिया को रैंचेस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर में देख पा रहे हो कि काउबॉय जो है वो हॉर्स को लेकर जा रहा है ना। और फाउना को अगर हम देखें तो यहाँ पर बीसन जो एक अमेरिकन बैफेलो है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो पेरिस डॉग, रैबिट्स, कोयोडस वगैरह हैं, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पीपल। तो पीपल की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो पीपल रहते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट कराने के लिए, जो यूएसए और कनाडा को बहुत ही ज़्यादा जो कि यूएसए और कनाडा जो है इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अनडेवलप जगह है ना। यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है और यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए फैक्टर्स का यूज़ होता है, ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है। और यहाँ पर आपको एक टर्म आ रहा है कॉमेबियन। ये एक ऐसा मशीन है ना, जो विच कैन स्नो प्लग एंड वर्क एज थ्रेसर ऑल बाय इटसेल्फ। ये एक ऐसा मशीन है जो कि प्लगिंग करने का काम करता है। जैसे आप लोग भी कभी कभी खेत में देखे होंगे कि जो ट्रैक्टर होता है वो कैसे खुदाई कर देता है पूरी मिट्टी को, और इसके साथ में ये थ्रेसिंग का भी काम कर देता है, इसलिए इसको कंबाइन कहा जाता है। मतलब एक ऐसा मशीन जिसके 2-3 काम साथ साथ हो जाते हैं, इसमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और इसके पहले जो पेरीज़ को ग्रेनीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो ये नाम देने के लिए इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वीट सरप्लस अमाउंट में होते हैं, और इस वीट और इसका दूसरा नाम वीट ऑफ द बास्केट भी कहा जाता है ना। डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पर एक उद्योग के रूप में किया जाता है। इसके मेजर इंडस्ट्रीज़ भी हैं। डेयरी फार्मिंग होने के का कारण है कि यहाँ पर पहले ही आपको बताया ना कि कैटल रियरिंग भी यहाँ पर किया जाता है। तो जहाँ पर कैटल रियरिंग होगी तो वहाँ पर डेयरी फार्मिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जो कैटल लोग पालेंगे उससे दूध निकालेंगे, है ना। और यहाँ पर इसी की वजह से डेयरी फार्मिंग की बहुत ज़्यादा मेजर इंडस्ट्रीज़ भी है, जो कि एक्सटेंड करती है ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट तक। यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी मिलती है ना। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज मिनरल डिपॉजिट भी है, कोल का और आयरन का, जो कि गुड नेटवर्किंग के वजह से, गुड नेटवर्किंग अगर हम कहें तो रोड, रेलवेज़ और कैनल्स वगैरह जो है इस रीजन में बहुत अच्छे हैं, जिसके चलते यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन, ये बहुत दूर दूर तक इंडस्ट्रियल रीजन भी बना रखा है ना। और इसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग के कारण फलता फूलता है। अब नेक्स्ट हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, तो इसमें हमारा आता है टेम्परेट ग्रासलैंड में आता है द वेल्ड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ें। तो ये जो ग्रासलैंड है ना, ये साउथ अफ्रीका में है, जो कि वेल्ड्स कहलाता है। ये रोलिंग प्लेटू टाइप के हैं, है ना, जो कि 600 to 1100 मीटर तक के हैं। और ये एक साइड से ईस्टर्न साइड से डेकेंसबर्ग माउंटेन तथा दूसरे साइड से यानी वेस्ट साइड से काला हाई डेजर्ट तक लाई करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में हाई वेल्ड्स है, जो कि इसको कवर करता है 1600 मीटर से भी ज़्यादा हाईएस्ट में, जो कि अफ्रीका के मैप में भी दिखाया गया है आपको यहाँ पर। इस वेल्ड्स को भी बहुत सारी कंट्री के कुछ पार्ट्स को कवर करती है, ये जो वेल्ड्स है ना। ये भी क्या है, एक ग्रासलैंड है। तो ये आप पिक्चर में देखिए, है ना।
तो अब हम इसमें क्लाइमेट को देखेंगे तो बच्चों यहाँ का क्लाइमेट जो है वो माइल्ड सा है ना। विंटर कोल्ड है और विंटर जो होता है यहाँ का कोल्ड और ड्राई होता है और टेम्परेचर वैरी करती है 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस तक। और मेनली यहाँ पर जुलाई जो होता है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ होता है। अब बताइए हमारे यहाँ जुलाई का महीना तो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जुलाई का महीना जो है बिल्कुल कोल्डेस्ट होता है। रेनफॉल जो होती है नवंबर से फरवरी के बीच में। अब बताइए हमारे यहाँ नवंबर से फरवरी के बीच में तो ठंडक का मौसम आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आती है, ये तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फ्लोरा को। तो यहाँ पर ग्रास और बूसेज ही ग्रो करते हैं, है ना। हाईलैंड में अकारिया और मैरोला देखने को मिलते हैं। और अगर फाउना की बात करें तो यहाँ पर लायन, लिपर्ड, चीता, कुड्डू आदि देखने को मिलते हैं, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा पीपल का। तो पीपल जो यहाँ पर होंगे, इसको यहाँ के जो पीपल है ना वो भी जो है वो रियरिंग में, मतलब कैटल रियरिंग में और माइनिंग में इंगेज रहते हैं। बिकॉज़ यहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होती है। मेन कुछ क्रॉप्स यहाँ पर होते हैं, वो है मेज़, व्हीट, बार्ली, ओट्स और पोटैटो, है ना। और कैश क्रॉप की बात करें तो इसमें टोबैको, शुगर कैन और कॉटन होते हैं। शीप रियरिंग जो है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो जाता है यहाँ के पीपल्स का। और इस वजह से ये भी जो जगह है, ये भी जो बेल्ट्स है ना, ये भी जो है वो एक तरह से समझ लो कि डेयरी फार्मिंग के लिए भी अपने आप में जाना जाता है ना। फिर हम यहाँ पर अगर देखें तो शीप रियरिंग में यहाँ पर एक शीप है जो कि मेरिनो शीप कहलाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पीसीज़ है यहाँ का, बिकॉज ऑफ देयर ऊल, है ना। क्योंकि इसका ऊल जो होता है वो वेरी सॉफ्ट और वार्म होता है। और यहाँ पर जो है इसकी वजह से ऊल इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, है ना। क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। आयरन स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट, है ना। इसलिए यहाँ पर कोयला और आयरन प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग का जो है वो मेजर ऑक्यूपेशन होता है पीपल्स के द्वारा इस रीजन के। जोहान्सबर्ग जो है इट इज़ नोन फॉर इज बियरिंग इन गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो जोहान्सबर्ग है वो गोल्ड कैपिटल के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और यहाँ के पीपल जो हैं वो आप देख पा रहे हो ना पिक्चर में, यहाँ पर डायमंड और माइन का जो यहाँ पर डायमंड माइन जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका अपने में गोल्ड और डायमंड की माइन की वजह से बहुत ज़्यादा समय तक ब्रिटिशर्स का कॉलोनी रहा है ना। पहले वो पुर्तगीज़ के कॉलोनी में था, उसके बाद ब्रिटिशर्स इसको अपने कॉलोनी में बना लिए, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड और डायमंड बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर वेल डेवलपमेंट नेटवर्क भी है जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा, समझा, और आपको भी आई होप कि आपको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर भेज जाएगा। और ये जो हमारा चैप्टर है ना वो हमारे PT2 का ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। हम लोग इसमें 3 चैप्टर को कवर किए हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, गुड बाय।